170 लाख करोड़ रुपए, इतना कर्ज है आज भारत पर, जो कि सिर्फ 10 साल पहले 58 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि 10 साल में 112 लाख करोड़ का कर्ज ऐड हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर है। इस चीज के ऊपर ऑपोजिशन लीडर्स, स्पोक्सपर्सन सब ने बहुत क्रिटिसाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ तक कि IMF जो सभी देशों के पैसों को रेगुलेट करती है, उसने भी इंडिया को वार्न किया है कि हमारा कर्जा अब और ना बढ़े, ये खतरा हो सकता है। The Indian government has strongly refuted the International Monetary Fund's claim that India is vulnerable to rising debt. पर फिर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीचेस में ये कहती हैं, Yes, consciously debt was undertaken, borrowing was undertaken, but even now it's much better position than many other countries. जबकि हमने पिछले ही साल 9,28,000 करोड़ की सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट की है। सुप्रिया ने, जो कि कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने काफी सवाल उठाए हैं इंडिया के कर्ज के ऊपर और एक व्हाइट पेपर की डिमांड की है, जिससे ये क्लैरिटी मिल सके कि हमने कर्ज कितना लिया, कहां से लिया और हम कैसे प्लान कर रहे हैं उसे पे करने के लिए। हमारे देश में सरकारी लोन, सरकारी कर्ज या देश का कर्ज बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है और इसीलिए हम आज की इस वीडियो में इस सरकारी कर्ज को बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से समझेंगे। चलिए चिंपलोग में। सबसे पहले इस 170 लाख करोड़ के नंबर को समझते हैं। ये आया कहां से और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देश चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, सरकारी स्कीम्स और बहुत कुछ। ये सारे खर्चे करने के लिए हमारे देश के पास पैसा दो तरीके से आता है, एक टैक्स और दूसरा लोन। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपना टैक्स का कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ाया है, पर फिर भी ये हमारे खर्चों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए सरकारें कर्ज लेके इस कमी को पूरा करती हैं। ये डिसीजन लेने वाली बात है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इकोनॉमी, फाइनेंस डिसीजंस पे चलती है। आपके पास लिमिटेड पैसा है, उसे आप किस चीज पे खर्च करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर ग्रोथ किस तरफ होगा। अब इसी चीज को उल्टा कर दो, आपके पास कुछ जरूरी खर्च है, अब अगर उसे आप जरूरी एक्चुअली में समझते हो तो उस पर खर्च करो, वरना रहने दो। जैसे इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, जैसे कि रोड, डैम, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स। अब इसे आप एक्चुअल में जरूरी समझते हो तो खर्च करो, वरना आपके खर्चे 11 लाख करोड़ से कम हो जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटेड डिसीजन लेने वाली बात होती है। जैसे एक छोटा बिजनेसमैन है, मान लो वो 10 रुपए का सामान बेचता है, उसमें 15% प्रॉफिट कमा लेता है। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 10 रुपए का लोन ले, अब 20 रुपए का सामान बेचे और उस पर 15% का प्रॉफिट कमाए। जो भी 7-8% बैंक का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बैंक को दे, और वो टोटल में अगर अपना अमाउंट देखेगा तो उसे प्रॉफिट अमाउंट में ज्यादा हुआ है। इसी तरीके से कर्ज लेके बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा ही कुछ सरकारें भी करती हैं, जहाँ पे पैसों की एकदम इमीडिएट जरूरत नहीं होती है, लेकिन देश को ग्रो करने के लिए वो एक्स्ट्रा लोन लेते हैं, जिसपे वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें डेवलप करती हैं, ताकि उनका टैक्स कलेक्शन बढ़े और धीरे धीरे वो ओवरऑल ग्रो कर सकें। ये इंडिया के कर्ज की रिपोर्ट है। मोटा मोटा कर्ज दो पार्ट्स में है, एक पब्लिक डेट और एक अदर लाइबिलिटीज। डेट यानी कर्ज। पब्लिक डेट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कर्ज वो कर्ज होता है जो हमारा देश बाहर के देशों से या फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, IDA जैसे इंस्टीट्यूशन से लेता है। ये ज्यादातर समय मदद के रूप में लिया जाता है और इसके बदले एक बड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमें। और इंटरनल डेट वो कर्ज होता है जो सरकार हमारे देश के लोगों से और इंस्टीट्यूशन से लेती है। मेरे आपके जैसे नॉर्मल लोग, प्राइवेट कंपनीज, सरकारी कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड की कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, साथ में पेंशन फंड्स, PF के फंड्स, ये सब इस तरीके की सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू सरकार इंटरनल कर्ज लेती है। मैं समझाता हूँ। सरकार पैसा लेने के लिए कुछ पेपर्स इशू करती है, वो पेपर हम लोग खरीदते हैं और वो खरीदने के थ्रू हम सरकार को पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में दे रहे हैं। मतलब हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, सरकार के लिए लोन। जैसे आपको FD में एक पेपर मिल जाता है, इसमें भी एक पेपर आ जाता है हमारे पास। उसमें उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी लिखी होती है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। और सरकारें ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेपर्स इशू करती है अलग अलग टाइम के लिए। जैसे आप लोगों ने काफी सुना होगा गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, वो भी एक टाइप का इंटरनल डेट है सरकार के लिए। हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के सबसे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का कर्ज दिसंबर 2023 में 170,13,000 करोड़ था, जिसमें इंटरनल कर्ज 141 लाख करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटीज 18 लाख करोड़ और एक्सटर्नल कर्ज 9,72,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब हमने बाहर के देशों से 9,72,000 करोड़ रुपए कर्ज पे लिए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें 3 सवालों का जवाब चाहिए। पहला, कि इतना ज्यादा कर्ज हमारे लिए डरने वाली बात है या नहीं। दूसरा, इसे पे कैसे किया जाएगा। और तीसरा, इसका क्या असर पड़ेगा हम जैसे नॉर्मल लोगों पर। एक एक करके समझते हैं। जब भी हमें से कोई भी लोन लेता है तो एक टाइम और एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि इतने महीने तक या इतने साल तक हमें इस इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट्स करनी है। और जैसा कि मैंने उस बिजनेसमैन वाले एग्जाम्पल में बताया कि
कि कई बार लोग लोन लेते हैं, बिजनेस करते हैं और उससे जो रिटर्न आता है उससे इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। सरकारें अपनी देश की कमाई को ट्रैक करती हैं और उसके हिसाब से लोन डिसाइड करती हैं कि हमें कितना लोन लेना है और किस इंटरेस्ट पे लेना है। पिछले कुछ टाइम से हमारा देश 7% से ज्यादा की कमाई कर रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है? जीडीपी ग्रोथ देख के। जीडीपी क्या होती है, कैसे देखी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट, जीडीपी मतलब देश की कमाई और उसे हम ट्रैक कर सकते हैं, जो कि इधर भी 7% से ज्यादा है। और क्योंकि ओवरऑल लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम यहाँ पे फायदे में रहते हैं। लोन की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं अपने देश की डेवलपमेंट में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज में, और फिर भी हमें नुकसान उतना नहीं होता है। ये रही बात इंटरेस्ट रेट की, पर अमाउंट भी कुछ होता होगा, है ना। मान लिया हम इंटरेस्ट रेट में लगभग बराबर है तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर हम कितना लोन लेंगे उसकी कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। इसलिए जब एक बड़े लेवल पे हम देश के कर्ज की बात करते हैं तो हम उसे डायरेक्टली नंबर्स में बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही वेग होता है। हम बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में, यानी आपकी जीडीपी के हिसाब से आपके ऊपर कितना कर्ज है वो मैटर करता है। मान लो आपके पास 100 रुपए है, जिसमें से 20 रुपए आपने कर्ज लिया हुआ है, तो आपके ऊपर बर्डन 20% का हुआ। अब आपने खूब मेहनत की, पैसा कमाया, अब आपके पास 1000 रुपए है, जिसमें से 100 रुपए आपने कर्ज लिया हुआ है और बाकी आपका पैसा है खुद का। तो अगर हम कर्ज देखें तो कर्ज आपका 400% से बढ़ गया है, पर आपके ऊपर बर्डन तो कम हुआ है ना। 20% की जगह अब 10% बर्डन है। इसलिए कर्ज को हमेशा कमाई के हिसाब से देखा जाता है। अगर कमाई कम है तो थोड़ा कर्ज भी बहुत ज्यादा चोट दे सकता है, और अगर कमाई बहुत ज्यादा है तो एक बड़ा कर्ज भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए जब वर्ल्ड बैंक, IMF भी अपनी वेबसाइट्स पे जब देशों के कर्ज मेंशन करते हैं तो उसे जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से लिख के मेंशन करते हैं, क्योंकि वही एक असली पैरामीटर है इसको मेजर करने के लिए। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो इस समय करीब 83% के आसपास है, और अगर आप ये पिछले 25 साल का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। और इसीलिए IMF ने हमें वार्न किया कि अब हमें और ज्यादा कर्ज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें खतरा है। ये पोजीशन ऐसी है जहां पे हमें इनफैक्ट फायदा हो रहा है। हम इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान होगा, पर इस सिचुएशन में हमें फायदा हो रहा है। अब समझते हैं ये इतना ज्यादा कर्ज पे कैसे होगा। हमने पिछले कुछ सालों में हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है अपने टैक्स कलेक्शन को लेके। हमारे देश के लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, इसलिए हमारा कलेक्शन भी बढ़ रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 26 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ था, और उसके एक साल पहले 23 लाख करोड़ का, यानी एक साल में 3 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। और इस तरीके की ग्रोथ देख के हम भी बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, जो कर्ज की पेमेंट करनी है, हमारे लिए एक बड़ी चीज नहीं है। उसके ऊपर से ये सारा पैसा एक दिन में पे करने के लिए नहीं लिया जाता। ये सरकारी बॉन्ड्स बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, और अभी तो इंडिया ने 50 साल के बॉन्ड्स इशू किए हैं, यानी लोगों और कंपनीज के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 50 साल बाद मैच्योर होगा। इसलिए अगर हम पैसों का पूरा हिसाब किताब देखें तो हमारे लिए कर्ज की पेमेंट बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा अमाउंट हमने बाहर से लिया है, बाकी सारा पैसा तो देश का ही है। अब आखिरी सवाल कि इसका हम जैसे नॉर्मल लोगों पे क्या असर होगा। अगर हम इस पॉइंट से अपने कर्ज को और ज्यादा ना बढ़ाएं, यहीं पे मेंटेन करने की कोशिश करें, अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश करें, अपने जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करें, तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। हम और ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे अपने रोड्स पे, एक्सप्रेसवेज पे, एयरपोर्ट्स पे, मेट्रोज पे, ताकि कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा जोन बन सके कि वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करें। इससे हमें हर लेवल पे फायदे होंगे। पहला वो लोग जिनको इन कंपनीज में जॉब मिलेगी, दूसरे वो लोग जो इन कंपनीज में इन्वेस्टर्स बनेंगे स्टॉक मार्केट्स के थ्रू, तीसरे वो लोग जो इनको देख के नए बिजनेसेस शुरू करेंगे, इनके सप्लायर्स बनेंगे या फिर कॉम्पिटिटर्स बनेंगे, और चौथे वो लोग जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके और ज्यादा ग्रो करेंगे। इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। इस वीडियो में हमने बहुत सारा डेटा डिस्कस किया है, तो उन सारी रिपोर्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने का मन हो तो आप जाके पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे और अच्छे वीडियोस हैं, आप जरूर जाके बिंज कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।